हेलो एवरीवन, माय नेम इज खुशबू चौधरी एंड वेलकम टू आवर चैनल बी स्टडीओटिक। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एमपीएस 002 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 1। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। साथ ही आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर, जहाँ पर आपको इन सभी वीडियोज के फ्री PDF अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करके भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जिसको आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, और वो ये कि हमने देखा है कि हमारी जो यूनिट्स हैं वो 19, 25 या 35 इतनी होती हैं, राइट। किसी में 19, किसी में 27, 25, 35, लेकिन एग्जाम में हमें सिर्फ 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। होता क्या है, जो एग्जामिनर होते हैं वो आपके कुछ सेलेक्टिव यूनिट्स लिखते हैं, जैसे कि 3 यूनिट ले ली या तो 5 यूनिट ले ली, पूरा पेपर आपका उन्हीं में से आता है। तो हमें नहीं पता वो कौन सी है, इसलिए हम स्किप तो कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसलिए हमने क्या किया है, हमने जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, यानी कि पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर प्लस जिन यूनिट में से वो पूछे गए हैं, उन सभी के कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, हमने सभी को पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। जैसे कि आज हम पार्ट 1 कर रहे हैं, जिसमें हम शुरू के 6 चैप्टर में से जो 5 साल में क्वेश्चन आए प्लस जो आ सकते हैं वो सब कवर करेंगे, जिससे हम सारे चैप्टर्स को, सारे टॉपिक्स को कवर कर लेंगे। इसलिए आपको किसी को भी स्किप नहीं करना है, आपको सारी पार्ट्स को देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है अपने कॉलेज ग्रुप्स में और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उन तक। ठीक है, चलो। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ द रियलिस्ट अप्रोच टू इंटरनेशनल रिलेशंस। इसका आंसर यूनिट 1 में मिलेगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें ऐड करती तो बहुत लेंदी वीडियो हो जाती है और बहुत सारे बच्चे ये वीडियो एग्जाम से पहले देखते हैं। तो इसके लिए आप यूनिट 1 में जाके और ये वीडियो देख सकते हैं। पहले आप ये वाले वीडियो देख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन 2 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डिस्टिंग्विशेस न्यू रियलिज्म फ्रॉम रियलिज्म, यानी कि न्यू रियलिज्म को क्या अलग बनाता है रियलिज्म से। ठीक है, ये आपका चैप्टर 1 में से ही है, इसीलिए आप यूनिट 1 जरूर देखिएगा। बाकी हम यहाँ पे डिफरेंस देख लेते हैं। देखो, आसान भाषा में समझते हैं। हमने पहले पढ़ा हुआ है कि इंडिया के अंदर हम 2 तरीके की आइडियोलॉजी को देखते थे, ठीक है, देखते हैं, राइट। एक है आइडियलिस्ट, एक है रियलिस्ट। आइडियलिस्ट वो होते हैं जो कहते हैं कि नॉन वायलेंस पे ध्यान दो, पीस पे ध्यान दो, है ना, शांति स्थापित करो, प्रिंसिपल्स पे, नॉर्म्स पे चलो, है ना, इन सारी चीजों पे ध्यान दो। कुल मिला के थोड़े गांधीवादी अप्रोच की, कोई एक गाल पे चाटा मारे तो दूसरा आगे कर दो। लेकिन इनके बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं रियलिस्ट। रियलिस्ट कहते हैं कि नहीं भाई, कोई एक गाल पे मारे तो तुम उसको 2 मारो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये जो दुनिया है ना, ये दुनिया जीरो सम गेम है, यानी कि यहाँ पे बहुत कंपटीशन है। जो जिसके पास ज्यादा पावर होगी, जिसकी जो इकोनॉमी है वो स्ट्रांग होगी, जिसकी मिलिट्री स्ट्रांग होगी, जिसके पास एक वॉइस होगी, सिर्फ वही यहाँ पे जीत सकता है। इसलिए ध्यान दो सिक्योरिटी पे, पावर पे, मिलिट्री पे, इन सब पे। ठीक है, अब इसी बेस पे हम देखेंगे क्लासिकल रियलिज्म जो पहले आया और जब न्यू रियलिज्म आया। ठीक है, क्लासिकल रियलिज्म में ये कह रहे हैं स्टेट का जो नेचर है वो सेल्फिश है, लाइक ह्यूमंस, यानी कि कह रहे हैं जो ह्यूमंस हैं, जो हम लोग हैं, हम लोग सेल्फिश है, राइट। और हम लोगों से मिलके ही एक देश बना है, तो वो देश भी क्या हुआ, सेल्फिश हुआ। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि क्योंकि हम लोग सेल्फिश हैं और देश भी सेल्फिश है, तो फिर हमें सिर्फ अपनी पावर के ऊपर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, इनका जो एनालिसिस है वो इंडिविजुअल लेवल पे है, यानी कि ह्यूमन नेचर के बारे में बात कर रहे हैं कि भाई ह्यूमन सेल्फिश है, इसलिए भाई उनका देश सेल्फिश है। काफी ट्रेडिशनल और हिस्टोरिकल थ्योरी पे बेस्ड है ये, राइट। इनका जो यहाँ पे जो इनका एंड गोल है, यानी कि क्लासिकल रियलिस्ट के अकॉर्डिंग स्टेट का जो एंड गोल है वो है पावर मैक्सिमाइज करना। ज्यादा से ज्यादा पावर मैक्सिमाइज करो, क्योंकि अगेन कॉम्पिटिशन है, तो आपको आगे रहना है। बैलेंस ऑफ पावर, देखो बैलेंस ऑफ पावर क्या होता है, यहाँ पे ये कह रहे हैं एक है स्टेट ए, एक है स्टेट बी। स्टेट ए ने वेपन्स बनाए, स्टेट बी ने भी वेपन्स बनाए। स्टेट ए ये सोच के अटैक नहीं करेगा कि स्टेट बी भी अटैक कर सकता है, तो बच के रहो। स्टेट बी ये सोच के अटैक नहीं करेगा कि स्टेट ए अटैक कर सकता है, तो वो भी बच के रहेगा। यानी कि दोनों ने पावर को बैलेंस कर लिया है, यानी अब शांति रहेगी, अब पीस रहेगी। लेकिन यहाँ पे एक चीज को मिस कर देते हैं कि चलो इतने इन्होंने पावर बैलेंस कर लिया, दोनों के पास वेपन्स है, दोनों अटैक नहीं कर रहे, ठीक है, शांति है। लेकिन क्या होगा अगर स्टेट ए का दिमाग घूम जाए या फिर स्टेट बी का दिमाग घूम जाए और उनमें से कोई अटैक कर दे या गलती से भी अटैक कर दे, तो आपकी जितनी भी पीस है, जितनी भी शांति है, वो भंग हो जाएगी। इसलिए जो बैलेंस ऑफ पावर है, इसको जो आगे जो थियोरिस्ट आए उन्होंने इसको
एक फेलियर बताया, ठीक है, कि मतलब ये काम का नहीं है, ठीक है। तो क्लासिकल रियलिज्म में बैलेंस ऑफ पावर की बात करते हैं। ये हर जगह पे ना स्टेट को बहुत ऊपर रखते हैं। इनका मानना है कि जो स्टेट है वो सबसे सुप्रीम है और पूरे वर्ल्ड में जो स्टेट है वही बिगेस्ट एक्टर है, ठीक है। तो काफी एक स्टेट का बहुत सेल्फिश नेचर यहाँ पे दिखाया गया है कि एक स्टेट को कुछ नहीं करना, बस पावर मैक्सिमाइज करनी है। ये क्लासिकल रियलिज्म है, ठीक है। अब न्यू रियलिज्म क्या होता है? यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि भाई देखो, स्टेट का जो नेचर है ना वो सेल्फिश नहीं है, सॉरी मतलब स्टेट का जो नेचर है ना वो इसलिए सेल्फिश नहीं है कि जो ह्यूमंस है उनका सेल्फिश है, नहीं, क्योंकि ये जो पूरी दुनिया है ना ये एनार्किक है, यानी कि वहां पे पूरी दुनिया के अंदर एनार्की है, अराजकता है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं दैट स्टेट नेचर इज नॉट सेल्फिश, दिस इज बिकॉज ऑफ द एनार्किक नेचर ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम। कुल मिला के कंपेयर करते हैं, क्लासिकल रियलिज्म वाले क्या कह रहे थे कि ह्यूमन सेल्फिश है, स्टेट सेल्फिश है। ये कह रहे हैं दुनिया सेल्फिश है इसलिए स्टेट सेल्फिश है, ठीक है। वो इंडिविजुअल लेवल पे देख रहे थे, ये इंटरनेशनल लेवल पे देख रहे हैं। वहां पे ट्रेडिशनल थ्योरी थी, हिस्टोरिकल थ्योरी थी, यहाँ पे साइंटिफिक थ्योरी है। वो कह रहे थे स्टेट का एंड गोल होता है पावर मैक्सिमाइज करना, ये कहते हैं सिक्योरिटी मैक्सिमाइज करना। सिर्फ पावर से कुछ नहीं होगा, सिक्योरिटी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। पावर को तो क्या है, कल को इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हो जाएगी, इंडिया के पास पावर है, हम जीत जाएंगे, फॉर श्योर जीत जाएंगे, लेकिन सिक्योरिटी भी तो चाहिए फिर बाद में, है ना। बहुत सारी चीजें होती हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं जो बैलेंस ऑफ पावर है वो स्टेट के बीच में नहीं, इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर हमें देखनी चाहिए, ठीक है। साथ ही ये स्टेट को नहीं, पूरे इंटरनेशनल सिस्टम को बहुत ही मेजर और इन्फ्लुएंशियल पावर बताते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द न्यू लिबरल अप्रोच टू द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। यहाँ पे हम बात करेंगे न्यू लिबरल अप्रोच के बारे में। देखो, इसको समझने से पहले लिबरलिज्म या लिबर को समझो। लिबर शब्द का मतलब है फ्री। तो लिबरलिज्म के अंदर हम एक इंडिविजुअल के बारे में बात करते हैं, एक इंडिविजुअल की फ्रीडम, उसका जस्टिस, उसके राइट्स, उसकी लिबर्टी, हर एक चीज एक इंडिविजुअल के बारे में होती है, ठीक है। और उसके आगे कौन आते हैं आपके? न्यू लिबरलिज्म, ठीक है। जॉन लॉक इज वाइडली कंसिडर्ड एज द फर्स्ट लिबरल थिंकर। पहले लिबरल थिंकर कौन थे? जॉन लॉक थे। दे सेज दैट ह्यूमन नेचर एंड स्टेट आर बोथ कोऑपरेटिव बट आवर थ्योरी इज नॉट बेस्ड ऑन इंडिविजुअल, आवर एनालिसिस इज अ ग्लोबल वे ऑफ एनालिसिस। लेकिन यहाँ पे ये कह रहे हैं कि देखो, ह्यूमन नेचर और स्टेट ये दोनों ही ना काफी कोऑपरेटिव होते हैं, ठीक है, क्योंकि ह्यूमन से मिलकर एक स्टेट बना है और एक स्टेट के अंदर ह्यूमन ही नहीं होंगे तो किस बात का स्टेट, ठीक है। तो ये काफी कोऑपरेटिव होते हैं। तो न्यू लिबरलिज्म के अंदर ये इंडिविजुअल के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ये ग्लोबली सबके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। ये कह रहे हैं लिबरलिज्म का मतलब, लिबरलिज्म का जो एंड पॉइंट है उनका क्या है? एंड पॉइंट एक इंडिविजुअल का वेलबींग, कि भाई एक पर्टिकुलर जो इंडिविजुअल है उसको राइट मिल जाए, उसको फ्रीडम मिल जाए, उसको लिबर्टी मिल जाए, उसको जस्टिस मिल जाए, सब उसका। न्यू लिबरलिज्म के अंदर जो एंड पॉइंट है वो है पूरी वर्ल्ड का वेलबींग, कि भाई पूरी दुनिया में सबका ही भला हो जाए, ठीक है। ये कह रहे हैं कि हमें पीस को मेंटेन करने के लिए, हमें शांति के लिए कोई बैलेंस ऑफ पावर थ्योरी की जरूरत नहीं है। हम ध्यान देंगे कि पूरी दुनिया में पीस मेंटेन रहे, यानी कि ये कहते हैं हम कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाए, कुछ ऐसी इंस्टीट्यूशंस बनाए जो पूरी दुनिया में हर एक चीज को रेगुलेट करें, मॉनिटर करें, जिससे पूरी दुनिया में शांति रहे। तो एक स्टेट का एक इंडिविजुअल भी ऑटोमेटिकली खुश रहेगा, हैप्पी रहेगा। तो इंस्टेड हम एक इंडिविजुअल की बात करें, हम पूरी दुनिया की बात करते हैं। दुनिया खुश तो एक इंसान खुश, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऐसी पॉलिसीज या इंस्टीट्यूशंस जाते हैं जिससे इंटरनेशनली जो पीस है वो बना रहे। साथ ही साथ इनके अकॉर्डिंग जो म्यूचुअल इंटरेस्ट है और जो लॉयल्टी है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। दो देशों के बीच में या दुनिया के बीच में अगर लॉयल्टी नहीं है, वो एक दूसरे के प्रति लॉयल नहीं है, तो फिर क्या होगा? आगे जाके जो रिश्ते हैं वो खराब हो जाएंगे और अच्छे खासे जो अलाइज हैं, जो दोस्त हैं, वो भी अरी बन जाएंगे, यानी कि एनिमी बन जाएंगे, ठीक है। क्या चाहते हैं ये? 3 थियरी इन्होंने दी है। पहला है लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म, यानी कि दुनिया में हमें ऐसे इंस्टीट्यूशंस की जरूरत है जो कि तालमेल बना के रखें, ठीक है। कैसे? जैसे यूएन मेंटेन करेगा पीस को, आईएमएफ बूस्ट अप करेगा इकोनॉमी को, वर्ल्ड बैंक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेगा, और जो भी ट्रेड के रूल्स रेगुलेशंस हैं उन सबको डब्ल्यूटीओ देखेगा, और हेल्थ के मामले में जो डब्ल्यूएचओ है वो बहुत ही मेजर रोल प्ले करेगा। तो यहाँ पे सबको सारी चीजें बट गई हैं। अब इनको अपने अच्छे से जो भी इनके इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पे इनको अपने अच्छे से जो रोल है उनको प्ले करना है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली पीस रहेगा।
अगला है लिबरल इंटरनेशनलिज्म यानी कि डेमोक्रेसी, यानी कि कह रहे हैं देखो डेमोक्रेसी को बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस माना जाता है, जहाँ पे सिटीजन्स के पास जो है राइट्स होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो कह रहे हैं पूरी दुनिया में अगर शांति करनी है तो डेमोक्रेसी जरूरी है। अगला कह रहे हैं कंज्यूमरिज्म। देखो तो देश के अंदर लीडर से ज्यादा कंज्यूमर्स होते हैं, सिटीजन्स भी कह सकते हो। ठीक है, तो ये चाहते हैं कि ये प्रमोट करें एमएनसीज को, एनजीओज को, फ्री ट्रेड, और जो प्राइवेट सेक्टर है उनको अपलिफ्ट करें, जिससे कि एक स्टेट के जो एक्टर्स हैं, जो लीडर्स हैं, और जो नॉन एक्टर्स हैं यानी कि जो सिटीजन्स हैं, उनके बीच में जो रिलेशंस हैं वो अच्छे रहें। और अगर देश में सरकार और लोगों के बीच रिलेशन अच्छे हैं तो लड़ाई झगड़ा होगा नहीं, केओस वाली सिचुएशन आएगी नहीं, और शांति बनी रहेगी। और देश में शांति रहेगी तो देश अच्छे से फिर इंटरनेशनली भी अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है डिफरेंशिएट बिटवीन लिबरलिज्म एंड न्यू लिबरलिज्म। अब हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं। लिबरलिज्म क्या होता है? यहाँ पे हम इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये एक ट्रेडिशनल और क्लासिकल अप्रोच है, ना कि कोई साइंटिफिक या मॉडर्न अप्रोच, और ये हिस्टोरिकल कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है, यानी कि बस कुल मिला के एक इंडिविजुअल के बारे में बात कर रहे हैं कि एक इंडिविजुअल के पास उसके राइट्स होना चाहिए, वो कुछ भी कर सकता है, पॉजिटिव लिबर्टी, नेगेटिव लिबर्टी, और कोई बिजनेस कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। कुल मिला के एक इंडिविजुअल को पूरी तरीके से उड़ता पंछी बना दो। ठीक है, अगला है न्यू लिबरलिज्म। यहाँ पे जो टारगेट है वो है होल वर्ल्ड का, यानी कि हमें पूरी दुनिया में शांति स्थापित करनी है, एक इंसान की नहीं। एक इंसान की खुशी देखोगे तो दुनिया में खुशी आ पाएगी नहीं, बट दुनिया की खुशी देखोगे तो एक इंसान की ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो उसके लिए अभी हमने पढ़ा था ये कुछ इंस्टीट्यूशंस है। नेक्स्ट हमने देखा था डेमोक्रेसी मेंटेन करती है पीस को, और लिबरल कंज्यूमरिज्म हमने देखा था, जिससे कि स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स के बीच में जो रिलेशंस है वो इम्प्रूव होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, क्रिटिकली एग्जामिन द मार्क्सिस्ट अप्रोच टू स्टडी इंटरनेशनल रिलेशंस। ये मुझे लगता है कि फेवरेट टॉपिक है, ये हमेशा आ जाता है। ठीक है, देखो अगर आप नए हो तो, या फिर आप पुराने बच्चे भी हो तो आप जानते हो, मैंने आपको बताया है, जब भी कार्ल मार्क्स का नाम आए, मार्क्सिस्ट का नाम आए, मार्क्सिज्म आए, सोशलिज्म आए, तो आपको बस आंख बंद करके क्या सोचना है कि यहाँ पे बात हो रही है अपर क्लास की और लोअर क्लास की। कि जो अपर क्लास है, यानी कैपिटलिज्म के अंदर क्या होता है, प्राइवेट होता है, सब प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं, राइट। तो वहां पे क्या होता है कि जो अपर क्लास है वो एक्सप्लॉइट करती है लोअर क्लास को, यानी जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, एक फैक्ट्री का जो मालिक है वो वहां पे जो लेबर्स है उनको एक्सप्लॉइट करेगा, उनको पैसे नहीं देगा और एब्यूज करेगा, अच्छी वहाँ पे हेल्थ केयर फैसिलिटीज नहीं होंगी, लॉन्ग वर्किंग आवर्स तक उनसे काम कराया जाएगा, ये सारी चीजें। तो ये कुल मिला के चाहते हैं कि कैपिटलिज्म को हटा दो और सोशलिज्म को ले आओ, यानी कि पब्लिक के हाथ में पावर दे दो, लेबर्स के हाथ में पावर दे दो। ठीक है, अब इसी चीज को ये इंटरनेशनली कैसे देखते हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये कह रहे हैं कि जो मार्क्सिज्म है वो एक पहली ऐसी थियोरी है जो एक थिंकर के नाम पे है, कार्ल मार्क्स के नाम पे है। ठीक है, ये एक सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फिलोसफी है। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, कोर आइडिया ऑफ मार्क्सिज्म इन इंटरनेशनल रिलेशंस। कोर आइडिया क्या है? मार्क्सिज्म, जो मार्क्सिस्ट हैं वो फोकस करते हैं कि जो दुनिया है ना, यहाँ पे कैपिटलिज्म का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, अगर आप वैसे भी देखो तो सबसे, अगर देखा जाए रिच कंट्री कौन ही है? अमेरिका। तो अमेरिका के पास एक वॉइस है और उसकी वॉइस में वेट भी है, राइट। तो ये वही कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि जो मार्क्सिज्म है, जो मार्क्सिस्ट है, उनका फोकस है क्लास स्ट्रगल के ऊपर, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी के ऊपर, कैपिटलिज्म को जो रोल है जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को शेप करता है उसके ऊपर। ये कहते हैं कि इंटरनेशनली भी ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर इनइक्वालिटी है, जो रिच कंट्रीज हैं और जो पुअर कंट्रीज हैं उनके बीच में काफी बड़ा गैप है, और जो रिच कंट्रीज हैं वो पुअर कंट्रीज को एक्सप्लॉइट करती हैं। और हाँ, करती हैं, कैसे करती हैं? रिसोर्सेज, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था, यहाँ पे आके हमारे जो है लेबर्स और चीप रिसोर्सेज हमारे यूज किया, सब कुछ किया अपने फायदे के लिए, और बाद में फिर वो इंपेरियलिज्म से कब कॉलोनियलाइजेशन की तरफ हो गए, चीजें बढ़ती चली गई। ठीक है, अगला है, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है? ये कह रहे जो रिच कंट्रीज है, हाँ वही है कि एक्सप्लॉइट करती हैं पुअर कंट्रीज को, और चीप लेबर और जो रिसोर्स है वो एक्सट्रैक्ट कर लेती हैं और फिर उनको अंडर डेवलप्ड करके चली जाती हैं। देखो ना, अंग्रेजों ने भी तो यही किया था, इंडिया सोने की चिड़िया था, राइट, बट अंग्रेज क्या करके चले गए? सब खराब करके चले गए, बहुत पीछे करके चले गए थे।
अगला है कैपिटलिज्म एज द रूट प्रॉब्लम। ये कह रहे हैं कि हर जो प्रॉब्लम है उसकी जो जड़ है वो कैपिटलिज्म है, वो पूंजीवाद है, क्योंकि उसकी वजह से फिर इम्पेरियलिज्म होता है, जहाँ पे जो रिच कंट्रीज होती हैं वो डोमिनेट करती हैं किसके ऊपर, जो वीक कंट्रीज होती हैं या फिर जो इकोनॉमिकली वीक होती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल आप इसका देख लेना। अगला है फोकस ऑन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर एंड नॉट स्टेट। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन स्टेट, मार्क्सिज्म स्टडीज ग्लोबल कैपिटलिज्म एंड हाउ इकोनॉमिक सिस्टम कंट्रोल पॉलिटिक्स। ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो मार्क्सिज्म है वो स्टेट के ऊपर फोकस नहीं करता, रियलिज्म, लिबरलिज्म, इंडिविजुअलिज्म, फेमिनिज्म नहीं, यहाँ पे सिर्फ बात होती है कैपिटलिज्म के बारे में, यानी कि इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में। इनके हिसाब से पूरी दुनिया में जो हो रहा है वो सब इकोनॉमी की वजह से हो रहा है, रिच और पुअर के गैप की वजह से हो रहा है। किसके हिसाब से? मार्क्सिज्म के हिसाब से। अगला है इनइक्वालिटी इन द ग्लोबल सिस्टम। ये कह रहे हैं यहाँ पे जो दुनिया है वो डिवाइडेड है 3 सेक्टर्स में। पहला है कोर, यानी कि जहाँ पे रिच कैपिटल स्टेट्स हैं। अगला है पेरीफेरी, जहाँ पे पुअर या फिर एक्सप्लॉइटेड कंट्रीज हैं, और सेमी पेरीफेरी इन बिटवीन। ठीक है, एग्जाम्पल दिया है कि जो यूएस है वो कोर है, जो कि गुड्स मैन्युफैक्चर करता है। रॉ मटेरियल कहाँ से लेता है? कॉन्गो से, जो कि पेरीफेरी है, और वहाँ के जो वर्कर्स हैं उनको बहुत ही ज़्यादा कम पे करता है, यानी अपना सारा फायदा और दूसरे वाले को और ज़्यादा घाटे में करके छोड़ दो। ठीक है, अगला है क्रिटिक ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। यहाँ पे मार्क्सिज्म का मानना है, मार्क्सिस्ट का मानना है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशंस बनाई थी ना पीस मेंटेन करने के लिए और इक्वालिटी के लिए, ये उल्टा क्या करते हैं? इनइक्वालिटी करते हैं। यानी कि जो आईएमएफ है या वर्ल्ड बैंक है, ये भी जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज है ना उन्हीं को सर्व करती हैं, उन्हीं के इंटरेस्ट के लिए उनको सर्व करती हैं, ना कि पुअर कंट्रीज को। एग्जाम्पल, आईएमएफ अगर कोई लोन देता है अफ्रीकन कंट्रीज को तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट कंडीशंस के अंडर में देता है। ठीक है, ये आई गेस हमने पहले एक वीडियो में करा है, दूसरी किसी चैप्टर की, दूसरी किसी आपकी एमपीएस की। ठीक है, ये हमने वहाँ पे डिटेल में किया था। अगला है स्ट्रेंथ ऑफ मार्क्सिस्ट अप्रोच और वीकनेस। स्ट्रेंथ यही है कि इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन को हाईलाइट करते हैं, रिच और पुअर की जो इनइक्वालिटी है उसको हाईलाइट करते हैं, ग्लोबल सिस्टम फेयर नहीं है, इस चीज़ को ये लोग चैलेंज करते हैं। वीकनेस ये है कि ये सिर्फ इकोनॉमी को ही फोकस करते हैं, इकोनॉमी को करते हैं विच इज़ गुड, लेकिन सिर्फ इकोनॉमी को करते हैं। ये कल्चर को, आइडेंटिटी को, जियो पॉलिटिक्स को, सबको इग्नोर करते हैं। ठीक है, कभी कभी ये काफ़ी आइडियलिस्टिक हो जाते हैं कि कुल मिला के बस एक ही लक्ष्य है, वो है कैपिटलिज्म, यानी कि पूंजीवाद को ओवरथ्रो करना, उठा के फेंक देना और सोशलिज्म को ले आना। ठीक है, बाकी स्टेट या नेशनल इंटरेस्ट से कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 है डिस्क्राइब द लिंकेजेस बिटवीन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट। ये देखो हैंड इन हैंड वाली चीज़ हो गई कि चलो हम आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और डेवलपमेंट के बीच में क्या रिलेशन है। तो ये कुछ ऐसा है कि एनवायरमेंट रिसोर्सेज की वजह से ही डेवलपमेंट हो पा रहा है। जिस दिन एनवायरमेंट के रिसोर्सेज का आप ओवर यूज करके, एक्सप्लॉइट करके खत्म कर दोगे ना, डेवलपमेंट भी रुक जाएगा। कैसे? फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, एनवायरमेंट प्रोवाइड्स रिसोर्सेज फॉर डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के लिए आपको जो रिसोर्सेज चाहिए वो आपको एनवायरमेंट ही प्रोवाइड कराएगा। डेवलपमेंट के लिए आपको पानी चाहिए, आपको लैंड चाहिए, आपको फॉरेस्ट चाहिए, आपको मिनरल चाहिए, वो सब आपको एनवायरमेंट से ही मिलेगा। लेकिन आप उसको इतना ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर देते हो, इतना ज़्यादा उसको एक्सप्लॉइट करते हो रिसोर्सेज को, कि क्या होगा आने वाले टाइम पे? कोई क्लीन वाटर नहीं रहेगा। क्लीन वाटर नहीं होगा तो फार्मिंग नहीं होगी, फार्मिंग नहीं होगी तो फूड नहीं प्रोड्यूस हो पाएगा, फूड नहीं होगा तो कोई खाएगा नहीं, कोई खाएगा नहीं तो मर जाएगा, मर जाएगा तो डेवलपमेंट किस बात की, और कौन करेगा और क्यों करेगा और किसके लिए करेगा। ठीक है, अगला है पोल्यूशन हर्ट्स हेल्थ एंड इकोनॉमी। भाई फैक्ट्रीज, कार्स और वेस्ट से जो पोल्यूशन आता है ना, उससे लोगों की हेल्थ बहुत खराब हो जाती है। एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। पहले के टाइम पे आप देखोगे जो छुट्टियाँ पड़ती थी सर्दियों की, बच्चों की स्कूल की, वो आपका दिसंबर एंड क्रिसमस के टाइम से शुरू होके और जनवरी में आपका लगभग 15 तक होती थी, या फिर और एक्सटेंड हो जाती थी जब सर्दियां बहुत ज़्यादा होती थी। बट पिछले 3 साल से सर्दियां ना के बराबर होती हैं, लेकिन जो पोल्यूशन है, दिल्ली और दिल्ली एनसीआर की मैं बात कर रही हूँ, जो लोग यहाँ पे रहते हैं रिलेट कर पा रहे होंगे, इतना ज़्यादा पोल्यूशन होता है कि सर्दियों की वजह से नहीं, पोल्यूशन की वजह से बच्चों की जो छुट्टियां हैं उनको एक्सटेंड किया जाता है। इवन बहुत सारे ऑफिसेज भी बंद रहते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा जो कामकाज है वो लोगों का रुक जाता है और ठप हो जाता है। ठीक है, और साथ के साथ लोग बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाते हैं, तो बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते, बड़े लोग जॉब नहीं कर पाते, जिसकी वजह से डेवलपमेंट है वो
स्लो डाउन हो जाता है, वो रुक जाता है। एग्जाम्पल है एयर पोल्यूशन इन सिटीज लीड्स टू मोर हॉस्पिटल विजिट एंड लेस प्रोडक्टिविटी। एयर पोल्यूशन की वजह से लोगों को अस्थमा और बहुत सारी बीमारी हो जाती हैं, जिसकी वजह से लोगों के लंग्स भी खराब हो जाता है, जिसकी वजह से लोग ड्यूटी पे या ऑफिस और स्कूल तो जा नहीं रहे, हॉस्पिटल के चक्कर लगाने शुरू कर देते हैं। ठीक है, अगला है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि भाई आपको डेवलपमेंट के लिए एनवायरमेंटल रिसोर्स चाहिए, कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन आप उनको इस तरीके से यूज करो, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ यूज करो कि आप भी यूज कर रहे हो और आने वाली जनरेशन भी यूज करे, भाई उसको कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। वरना क्या होगा, आज तो आप मजे मजे में जो पेट्रोल है वो इधर से उधर पास में भी जाने में आप उसको वेस्ट कर रहे हो, और आने वाली जो आपकी जनरेशन है उसको फिर से बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी का इस्तेमाल करना पड़े यहाँ से वहां जाने के लिए। ठीक है, सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, वी नीड टू डेवलप विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट, दिस इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इट मीन्स यूजिंग रिसोर्स वाइसली सो फ्यूचर जनरेशन कैन ऑल्सो लिव वेल। एग्जाम्पल क्या है, सोलर एनर्जी का एग्जाम्पल है कि कोयल की जगह सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करो। ठीक है, क्योंकि वो एक फॉसिल फ्यूल है, इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। अगला है क्लाइमेट चेंज अफेक्ट्स डेवलपमेंट। देखो क्लाइमेट चेंज से तो डेवलपमेंट अफेक्ट होता है, यानी कि जो सी लेवल में राइज आता है, जो फ्लड्स आती हैं, बाढ़ आते हैं, ड्रॉट आते हैं, सूखा पड़ता है, उससे क्या होता है, फसल खराब हो जाती है। ठीक है, जो लोग झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं वो बहुत बीमार हो जाते हैं, सूखा पड़ गया या बाढ़ आ गई तो कहाँ जाएंगे लोग, और फसल भी खराब हो जाएंगी तो क्या ही खाएंगे लोग। ठीक है, तो जिससे क्या होता है, जो डेवलपमेंट है वो रुक जाती है, स्लो डाउन हो जाती है, जिसकी वजह से और ज्यादा पॉवर्टी आती है और जो डेवलपमेंट है वो फिर रुकी की रुकी रह जाती है। ठीक है, अगला है पुअर कंट्रीज आर मोस्ट अफेक्टेड। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो रिच कंट्रीज हैं उनके पास रिसोर्सेज हैं कि वो खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जो प्रॉब्लम्स है उनको फिक्स कर सकते हैं, लेकिन जो पुअर कंट्रीज हैं वो ऑलरेडी इतना स्ट्रगल कर रही हैं आगे बढ़ने के लिए, ऊपर से अगर फ्लड आ जाए या ड्रॉट आ जाए या कुछ भी हो जाए तो वो और ज्यादा पीछे हो जाती है। ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज सफर मोर फ्रॉम एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स बट हैव फ्यूअर रिसोर्सेज टू फिक्स देम, सो प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट इज ऑल्सो फाइट अगेंस्ट इनइक्वालिटी। अगला है ग्रीन इकोनॉमी क्रिएट जॉब, यानी कि अगर आप ग्रीन इकोनॉमी का इस्तेमाल करोगे, आप क्लीन एनर्जी में इन्वेस्ट करोगे, रिसाइकलिंग में इन्वेस्ट करोगे, इको टूरिज्म को लेके आओगे, तो नई जॉब्स भी आएंगी और नई इंडस्ट्रीज भी सेटअप होंगी, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, एनवायरमेंट को भी प्रोटेक्ट कर पाओगे, डेवलपमेंट भी हो जाएगा, है ना। सब ग्रीन ही यूज़ करो आप। इसको कंक्लूड कर देते हैं, ये कह रहे हैं कि डेवलपमेंट और एनवायरमेंट गो हैंड इन हैंड, यानी कि एनवायरमेंट के रिसोर्सेज के बिना तो कोई डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो अगर आप एनवायरमेंट को डैमेज करोगे तो फिर डेवलपमेंट तो सफ़र करेगी, लेकिन अगर आप इसको बचा के रखोगे तो आप बहुत स्मार्टर, फेयरर और ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग वाली जो चीज़ें हैं वो डेवलपमेंट कर पाओगे। ठीक है, तो एनवायरमेंट को सेव करना है। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, हाउ इज अंडर डेवलपमेंट डिफरेंट फ्रॉम डेवलपमेंट। अगेन यहाँ पे हम देखेंगे डेवलपमेंट कैसे अलग है अंडर डेवलपमेंट से। यहाँ पे दो स्टेट को मन में ले लो, एक है डेवलप्ड और एक है अंडर डेवलप्ड। ठीक है, कंपेयर करते हैं। पहला है इनकम लेवल। देखो बहुत नॉर्मल सी बात है, अंडर डेवलपमेंट में क्या होगा, लो इनकम होगी, लोग गरीब होंगे। डेवलपमेंट में लोग ज़्यादा कमाएंगे तो उनके जो लिविंग स्टैंडर्ड्स होंगे वो बेटर होंगे, बेटर यानी कि अच्छे होंगे, लोग अच्छा खा रहे हैं, पी रहे, रह रहे हैं, कमा रहे हैं। जॉब्स, अंडर डेवलपमेंट एक स्टेट कोई ऐसी सिचुएशन में है अंडर डेवलपमेंट की, तो वहाँ पे क्या होगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होगी, तो लोगों को बहुत सिंपल काम करना पड़ेगा या फिर फार्मिंग करनी पड़ेगी, जिसमें आप अच्छी ज़िंदगी तो शायद नहीं अफोर्ड कर सकते हो। ठीक है, एक्सेसिबल नहीं है। डेवलपमेंट होगी कहीं पे तो वहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा इंडस्ट्रीज होंगी, ज़्यादा ऑफिसेज होंगे, ज़्यादा सर्विस होंगी, ज़्यादा जॉब्स होंगी। ठीक है, एजुकेशन की बात करें, अंडर डेवलपमेंट में स्कूल्स कम होंगे, लिटरेसी रेट कम होगा, या तो स्कूल मान लो एक ही है तो डिस्टेंस की वजह से लोग नहीं आ पाएंगे, या फिर कुछ स्टीरियोटाइप्स होते हैं इसलिए नहीं आ पाएंगे, या फिर अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, है ना। देयर आर सो मेनी रीजंस। डेवलपमेंट में क्या होगा, अच्छा एजुकेशन सिस्टम होगा और लोग अच्छे से पढ़ लिख पाएंगे और देश को अच्छे अच्छे महान लोग आगे जाके आने वाले समय में मिलेंगे। ठीक है, हेल्थ, अंडर डेवलपमेंट में क्या होगा, पुअर हेल्थ केयर होगा, हॉस्पिटल्स वगैरह नहीं होंगे, लोग अच्छी लिविंग कंडीशन नहीं है तो बहुत आसानी से बीमार पड़ जाएंगे और ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा उनका। डेवलपमेंट में अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, हेल्थ केयर है, और आप छोटी छोटी चीज़ों का भी बहुत आसानी से, इवन बड़ी बड़ी चीज़ों का भी बहुत आसानी से ट्रीटमेंट करा सकते हो। ठीक है, अब तो वैसे भी AI सर्जरी करने लग गया है।
अब है टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि अंडर डेवलपमेंट। रोड्स नहीं होंगे, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी, इंटरनेट नहीं होगा तो डेवलपमेंट तो भूल ही जाओ, है ना। और डेवलपमेंट में अच्छे रोड्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, साफ पानी मिल रहा है, टेक्नोलॉजी है, तो और तो क्या ही चाहिए आगे बढ़ने के लिए। लिविंग कंडीशंस की बात करें, अंडर डेवलपमेंट में बिल्कुल अच्छी कंडीशंस नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी, अभी हम वही पढ़ते आ रहे हैं। और डेवलपमेंट में लोग अच्छी ज़िंदगी जिएंगे, अच्छे साफ सुथरे बढ़िया बड़े उनके घर होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, क्रिटिकली एग्जामिन द फेमिनिस्ट व्यू ऑफ स्टेट एंड इट्स रिलेवेंस टू इंटरनेशनल रिलेशंस। अब हम बात करेंगे यहाँ फेमिनिस्ट व्यू की। यहाँ पे मेरा पर्सनल कोई व्यू नहीं है, यहाँ पे हम जो भी पढ़ेंगे वो फेमिनिस्ट व्यू से पढ़ेंगे, ठीक है। ये कह रहे हैं देखो फेमिनिज्म क्या होता है। देखो लिबरलिज्म में हम इंडिविजुअल की फ्रीडम के बारे में बात करते हैं, रियलिज्म के अंदर पावर मैक्सिमाइजेशन की बात करते हैं। फेमिनिज्म के अंदर हम बात करते हैं विमेंस के बारे में, विमेंस के राइट्स, उनकी जो सोसाइटी में जगह है, जो प्लेस है वो, उनका जस्टिस, उनकी फ्रीडम, उनकी लिबर्टी, ये सारी चीजें, ठीक है। तो फेमिनिज्म इज द एडवोकेसी ऑफ राइट्स ऑफ विमेन। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो विमेन है वो बहुत ही डिसएडवांटेज है हमारे समाज के अंदर। क्यों? पेट्रियार्की की वजह से। पेट्रियार्की क्या है? पैतृक समाज है जहाँ पे जो मेन है वो सिर्फ ऐसे मस्कुलिन नहीं होते हैं, ऐसे बहुत है ना ताकतवर, ऐसे शरीर से नहीं होते हैं, सारी पावर उनके हाथ में होती है। डिसीजन मेकिंग पावर हो या कोई भी घर की जिम्मेदारी हो, देश की जिम्मेदारी हो, कुछ भी हो, सब मेन के हाथ में होती है। तो पैतृक समाज है, तो इसलिए विमेंस को इनके हिसाब से समाज में पीछे रखा गया है, ठीक है। ये कहते हैं कि पेट्रियार्की एक ऐसा सिस्टम है हमारे समाज में, एक सोशल स्ट्रक्चर ऐसा है, ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जहाँ पे जो मेन है वो विमेंस को डोमिनेट करते हैं और एक्सप्लॉइट करते हैं। सॉरी, जो मेन्स है डोमिनेट करते हैं और विमेंस को एक्सप्लॉइट करते हैं, ठीक है। ये कह रहे हैं कि जो फेमिनिस्ट मूवमेंट है ना, इन्वॉल्व स्ट्रगल फॉर पॉलिटिकल लीगल राइट्स। यहाँ कह रहे हैं कि जो फेमिनिस्ट है उनको बहुत सारे मूवमेंट्स करने पड़े हैं, किसके लिए? लीगल राइट्स के लिए, पॉलिटिकल राइट्स के लिए और इक्वल अपॉर्चुनिटीज दिलाने के लिए। और बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता भी, आप देखो तो पहले के टाइम पे बहुत सारे एडवर्टीजमेंट चलाए जाते थे, सेव गर्ल चाइल्ड, या फिर गर्ल्स की एजुकेशन को प्रायोरिटी पे रखो, है ना। और भी बहुत सारी चीज़ें थी, डोमेस्टिक वायलेंस के रिगार्डिंग बहुत सारे एड्स वगैरह चलते थे। तो बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारी जगहों पे ये चीज़ें होती हैं। पेट्रियार्की की वजह से जो विमेन्स हैं उनको बहुत कुछ फेस करना पड़ता है, लेकिन समय बदल रहा है, चीज़ें बदल रही हैं। वापस आते हैं यहाँ पे, तो ये कह रहे हैं जो पेट्रियार्की है वो एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे सोशल और पावर, जो भी चीज़ें हैं, मतलब कोई भी पावर है या कुछ भी है, समाज का ऐसा सिस्टम है जहाँ पे सब कुछ मेन के हाथ में होगा और वो विमेन्स को कंट्रोल करेंगे, ठीक है। और ये कह रहे हैं ये सिर्फ फैमिली में नहीं है, एक घर में नहीं है, एक फैमिली से शुरू होता है, फिर एक समाज में जाता है, फिर ये देश में होता है, उसके बाद ये पूरी दुनिया में होता है। यानी कि जो फेमिनिज्म है, ये जो फेमिनिस्ट है, इनका मानना है कि जो पेट्रियार्की है वो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में है, एग्जिस्ट करती है। विमेन्स को कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। अगला है, इनके हिसाब से जो मेन है वो नेचुरल सिटीजन्स हैं। यानी कि आप खुद देखो, मेन को कभी भी लड़ाई नहीं करनी पड़ी इस चीज़ को लेके कि हमें वोट देने का अधिकार दो या हमें अपॉर्चुनिटी दो या आगे बढ़ने के लिए दो। वो चीज़ें अलग है जो हमने पढ़ा है कि भाई पहले विमेन्स को और जो दलित होते थे या जो स्लेव्स होते थे, जो पुअर होते थे, इनको सिटीजन नहीं कंसिडर किया जाता था, वो चीज़ें अलग है। लेकिन कह रहे हैं जितना स्ट्रगल विमेन्स ने करा है उतना मेन्स ने नहीं करा है, ठीक है। जैसे कि कह रहे हैं कि जो मेन्स हैं उनको जो वोटिंग राइट था वो अपने आप मिल गया था, बट विमेन्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा था, मूवमेंट करना पड़ा था। कौन सा मूवमेंट था? अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि विमेन्स को वोटिंग राइट कौन से मूवमेंट के बाद मिला था, ठीक है। दो कैटेगरीज ये कह रहे हैं समाज ने डिवाइड कर दी हैं। मेंस के लिए आर्मी और पुलिसिंग को अच्छा माना जाता है और विमेन्स के लिए जो लाइट जॉब्स होती हैं, जो डे टाइम जॉब्स होती हैं, जैसे टीचर, हेल्थ वर्कर, क्लेरिकल सपोर्ट, ठीक है। अब यहाँ पे एक वॉर जोन की बात कर रहे हैं। जब हम देखो फेमिनिज्म को अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं बहुत सारी फॉर्म्स है फेमिनिज्म की। रेडिकल है, और नॉर्मल है, लिबरल है, मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म भी है। तो देखो ये कहते हैं जब हम वॉर की बात करते हैं ना, वॉर शुरू कौन करता है? मेन, है ना। वो मेन और मेन के बीच में होती है, लेकिन क्या होता है विमेन्स के ऊपर ज्यादा असर पड़ता है। क्यों? जब वॉर होती है तो जो मेन्स होते हैं उनको तो या तो गोली मार देंगे या तलवार मार देंगे या
तोप से उड़ा देंगे, कुछ भी कर देंगे, लेकिन मेंस को डायरेक्टली मारा जाता है, लेकिन विमेन्स को एक्सप्लॉइट किया जाता है, उनको स्लेव बना के रखा जाता है, ठीक है, उनको सेक्सुअली असॉल्ट किया जाता है, फिजिकली उनको असॉल्ट किया जाता है, ठीक है, और बहुत सारी जो चीज़ें हैं की जाती हैं, जैसे कि मतलब विमेन्स को ऐसे नॉर्मली मारा नहीं जाता। तो कह रहे हैं कि जो मेन है वो तो वॉर में सीधा गए और मर गए, लेकिन उनकी जो विमेन्स हैं, ये पहले के टाइम की बात हो रही है, उनके साथ बहुत बुरा किया जाता था, ठीक है। अब ये कह रहे हैं, अब यहाँ पे भी फिर क्या होता है कि जो मेन और विमेन है, इनको ना जेंडर रोल ऐसे दिया हुआ है कि जो मेन है वो प्रोटेक्टर है और जो विमेन है वो सिर्फ केयर गिवर्स हैं। तो ऐसे ना बोलते हैं, स्टैंप लगा रखा है कि जो मेन है वही प्रोटेक्टर है, जो विमेन है वही केयर गिवर्स हैं, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पे ये कह रहे हैं कि पूरी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर, पूरे इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर जो पेट्रियार्की है वो एग्जिस्ट करती है और विमेन्स को, विमेन्स की वॉइस को, विमेन्स की नीड्स को इग्नोर किया जाता है, विमेन्स के इंटरेस्ट को इग्नोर किया जाता है, सिर्फ हमेशा मेल को ही ऊपर रखा जाता है, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 9 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, एग्जामिन द नॉर्थ साउथ डिवाइड इन ग्लोबल एनवायरमेंटल क्राइसिस। बहुत बार आपको एग्जाम में देखने को मिला होगा। अब यहाँ पे नॉर्थ का मतलब है रिच या डेवलप्ड कंट्रीज जैसे कि यूएस, कनाडा, यूरोप, जापान। साउथ का मतलब है डेवलपिंग कंट्रीज या फिर कुछ पुअर कंट्रीज, ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज जैसे कि इंडिया, ब्राजील, और पुअर कंट्रीज में कुछ अफ्रीकन कंट्रीज आती हैं, राइट। इसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं तो ये सिर्फ लोकेशन के ऊपर नहीं है, इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट लोकेशन, इट्स अबाउट वेल्थ एंड डेवलपमेंट। यहाँ पे वेल्थ और डेवलपमेंट की बात हो रही है। अब ये कह रहे हैं कि नॉर्थ साउथ है क्या, तो आसान भाषा में समझते हैं। नॉर्थ की जो कंट्रीज हैं वो रिच कंट्रीज हैं, वो डेवलप्ड कंट्रीज हैं। डेवलप कैसे हुई है वो, जो एनवायरमेंटल है, जो एनवायरमेंटल रिसोर्स हैं उनको यूज करके, या और ज़्यादा अच्छे से बताएं तो ओवर यूज करके और उनको एक्सप्लॉइट करके, ठीक है। अब हुआ क्या है कि वो तो डेवलप हो गए। अब जो साउथ की जो पुअर कंट्रीज हैं या फिर जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, अब वो जो एनवायरमेंटल रिसोर्सेज का यूज करती हैं, तो अब क्या होता है कि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। क्लाइमेट चेंज की वजह से हमें ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिलती है। सर्दियाँ ऑलमोस्ट खत्म ही हो गई हैं। पहले 6 महीने सर्दी, 6 महीने गर्मी होती थी, अब मुश्किल से 2 महीने सर्दी और बाकी के 2 महीने हैं उनमें गर्मियाँ होती हैं, ठीक है। तो नॉर्थ का कहना है कि ये जो इतना एनवायरनमेंट खतरे में है ये साउथ की वजह से। साउथ कहता है कि भाई ये तुम्हारी वजह से। दोनों एक दूसरे को रिस्पॉन्सिबल ठहराते रहते हैं, ठीक है। द नॉर्थ has caused more environmental damage because of heavy industries, pollution and high energy use during their growth। भाई उन्होंने तो अपनी ग्रोथ के टाइम पे सब कुछ यूज कर लिया था, एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। अब जब साउथ की बारी आई तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भाई अब तो मिलके काम करना पड़ेगा और बहुत ज्यादा पोल्यूशन और ये सारी चीजें हो रही हैं, क्लाइमेट प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अब अनइक्वल इम्पैक्ट क्या होता है, ये कहते हैं कि देखो रिच कंट्रीज के पास तो बेटर रिसोर्सेज हैं कि वो एनवायरनमेंट की जो भी क्राइसिस हैं उनसे खुद को, अपने लोगों को, अपने देश को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बट पुअर कंट्रीज जो कि डेवलप भी नहीं है, जिनके पास रिसोर्सेज भी नहीं है, जो कि सबसे ज़्यादा अफेक्ट भी हो रही हैं फ्लड्स की वजह से, ड्रॉट्स की वजह से, हीट वेव्स की वजह से, उनके पास तो रिसोर्सेज ही नहीं है, तो वो कैसे अपने देश को और अपने लोगों को बचा पाएंगे इससे। ब्लेम वर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी। साउथ की कंट्रीज नॉर्थ को बोलती हैं यू कॉज द प्रॉब्लम, यू शुड फिक्स इट, तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम ठीक करोगे। नॉर्दर्न कंट्रीज बोलती हैं एवरीवन नीड्स टू हेल्प नाउ, कि भाई अब तो मिलके करना पड़ेगा वरना अर्थ का तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा, ठीक है। एक दूसरे को रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे हैं। मनी एंड हेल्प, यानी कि साउथ की कंट्रीज ने बोला था नॉर्थ की कंट्रीज के साथ डील क्लाइमेट चेंज के ऊपर हुई थी कि फाइनेंशियल टेक्निकल हेल्प की हमें ज़रूरत है अगर हम इसको टैकल करना चाहते हैं, तो जिसके लिए प्रॉमिस किया गया था $100 बिलियन क्लाइमेट फंड का, जो कि अभी तक पूरी तरीके से, आधी तरीके से भी नहीं मिला है, ठीक है। क्लाइमेट जस्टिस में यही है कि साउथ की कंट्रीज ने इतना पोल्यूशन नहीं करा क्योंकि अभी वो डेवलपिंग स्टेज पे हैं, लेकिन वो ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं, और जो ऑलरेडी करके बैठे हैं वो कम अफेक्ट हो रहे हैं और उनके पास रिसोर्सेज भी हैं ठीक करने के लिए, तो उनको अब कुछ करना चाहिए। तो एक दूसरे को ये ब्लेम गेम इनका चलता रहता है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आप यहाँ तक आए और आपने वीडियो देखी है और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो फिर आप हमें सुपर थैंक्स भेज सकते हैं। साथ ही हमारी मेंबरशिप जो कि बहुत रीजनेबल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बी स्टडी ऑटिक।